आगे मैच 38 ई पार्ट बस ये आएगा कुछ नहीं। वो क्यों? हमने एक बार वेलोसिटी दे दी, अब नेट फोर्स तो दी हुई है उसको जो भी वेलोसिटी मिली उससे वो नीचे जाती रहेगी बॉडी और फाइनली बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगी। पीछे क्या दिए? हाँ सी दिया। सर बी तो अगर आप फोर्स ना लगाते तो होता, अगर आपने कोई भी फोर्स लगा दी तो नीचे जाएगी, इसका इफेक्ट तो होगा ना। अगर हम उससे भी नीचे डेप्थ पे जाके पकड़ के फिर छोड़ दे, हाँ फिर होगा। यहाँ तो पुश है, हाँ तो जितना भी इसको मान लो 0.1 मीटर पर सेकंड की भी वेलोसिटी मिले तो उसको नीचे तो जाती रहेगी ना वो। इसका मतलब तो यही है कि अगर ऊपर आती तो स्लो आती है फास्ट आती, कुछ हो ही नहीं रहा है ऐसा तो। डन। हाँ अगर कहाँ नीचे पड़ी है नहीं फ्लोट कर रही है, मतलब है कि सबमर्ज्ड है, पूरी सबमर्ज करके फ्लोट कर रही है। हाँ कर सकते, लोअर साइड तो हो ही नहीं सकता ना, तो v बस 0 ही हो जाएगा। हाँ जी एक्सरसाइज 1 पी पार्ट। हाँ जी तो इसमें क्या करना है हमें, क्या इक्वेशन करेगी, दो इक्वेशंस, तो v1 + v2 = v, राइट। और तो ये भी हाँ ये मतलब ये क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए कि वो दोनों में सबमर्ज्ड है कंप्लीटली। क्या जो जैसा फिर मैंने कल बनाया था कि पूरे वॉल्यूम में से कुछ पार्ट तो हवा में ही है, कुछ एक में और कुछ दूसरे में। हाँ ऐसे कर इसमें ना v1 + v2 v का ऑप्शन चेक करें, हाँ तो शायद हो सकता है उसी से ही आ जाए। तो बट वैसे तो दो इक्वेशंस बनेगी हमारी, एक तो ये बनेगी कि v1 + v2 = v और दूसरी क्या बनेगी जो टोटल पॉइंट फोर्स है वो क्या बनेगी, ρ1 v1g + ρ2 v2g = fg, जो कि क्या बन गया ρvg। आगे बच्चों 9th क्वेश्चन बिल्कुल बेसिकली सेम हो गया है ना, उसी का वो वैल्यूज डाल के डन। उसमें हम ये मानते हैं कि फुली इमर्स्ड है, हाँ और नीचे चली जाती है। बिल्कुल
क्लियर? हाँ बच्चों, फ्री है ए पार्ट, बी पार्ट। कौन सा सेकंड? assume small changes, compressibility दी हुई है। देखो समझो, आप ऐसे करोगे, भाई आपको पता है डेंसिटी होती क्या, और आप ऐसे कह लो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो कैन आई से डेल्टा रो बाय रो प्लस डेल्टा वी बाय वी 0। ये कैसे लिखा मैंने? डिफरेंशिएट कर दिया, या ऐसे कह लो अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसमें परसेंटेज चेंज क्या होगा? 0 ही होगा। ये परसेंटेज चेंज का ये फॉर्मूला होता है। तो आप, और ये मैंने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि लिखा हुआ है स्मॉल चेंजेस, तो डेल्टा रो बाय रो बन गया आपका माइनस डेल्टा वी बाय वी। अभी डेल्टा वी बाय वी क्या होता है? बल्क मॉडुलस से, बल्क मॉडुलस से वी, बल्क मॉडुलस इज माइनस वी डेल्टा वी बाय डेल्टा वी। तो ये डेल्टा वी बाय वी क्या डल गया? माइनस 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 प्लस हो गया डेल्टा पी बाय बल्क मॉडुलस। तो आपको सीधा ये दिया हुआ है, तो डेल्टा पी क्या हो गया? डेल्टा पी की वैल्यू आपको पता है, पहले 1 एटीएम था, बाद में 80 एटीएम हो गया। 1 बाय वी क्या हो गया? कंप्रेसिबिलिटी, उसकी वैल्यू आपको पता है, तो उससे आपके पास डेल्टा रो निकल आएगा, इससे रो होता है। क्लियर? आगे बचो। आपको तो बस ये निकालना है कि बी पॉइंट कितना नीचे गया, सिमिलरली सी पॉइंट कितना नीचे गया। आगे नहीं हुआ, चलो 5 मिनट दे रहा हूं मैं। आपने क्या करना है, देखो जो वायर की लेंथ पहले 2l है, बाद में उस वायर की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकल सकती है। इसमें अप्रोक्सीमेशन भी लगा देंगे कि d स्मॉल है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाल सकते हैं हम। हाइपोटेन्यूज की लेंथ से आप ये निकाल सकते हो कि वायर में कितना चेंज आया लेंथ में। अगर आपके पास चेंज इन लेंथ आ गया, मतलब स्ट्रेन आ गया, उससे आप टेंशन निकाल सकते हो वायर के अंदर। यंग्स मॉडुलस दिया होगा, एरिया दिया होगा, तो आप टेंशन निकाल लो वायर के अंदर। अब आप वायर के लोएस्ट पॉइंट का एफईडी बनाओ, इस पॉइंट सी का। इसमें क्या हो जाएगा, टी और टी ऐसे दो एंगल्स पे, एफजी नीचे, इसको बैलेंस कर लो। वहां पे टी कॉस थीटा एक ही टर्म, तो कॉस थीटा है वो क्या, डी अपॉन हाइपोटेन्यूज। पॉइंट सी पे एंगल होगा टोटल, वो 92
उसको assume करना पड़ेगा। ये जो टेंशन आएगी अगर हम दूसरी वायर के डायरेक्शन में कंपोनेंट्स में तो उस वायर की टेंशन का कंपोनेंट एक उसके लोग भी आएगा नहीं आ सकता है, बट हमें जरूरत क्या है, हमको ऑटोमेटिकली दे देगा ना। कंसेप्चुअली पूछ रहा हूं मैं। हाँ आया समझ बच्चों क्या करना है? मतलब इसमें एक तो एलोंगेशन निकालनी है, एलोंगेशन का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया पाइथागोरस से, फिर लोएस्ट पॉइंट का एफईडी बनेगा, तो वहां पे फोर्स बैलेंस कर देंगे। आप ये तो बात में अप्रोक्सीमेट करेंगे कि टीम्स को या तो हाँ दिया होना चाहिए फिर, हो जाएगा, मतलब फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा जो पीछे दिया हुआ। तभी नहीं आ रहा सर जो फाउंडेशन से स्ट्रेन में आना है और उससे जो हमारे पास स्ट्रेस आएगा उसमें जो फोर्स की वैल्यू आएगी बहुत क्लियर की टेंशन होगी, तो इसी डायरेक्शन वाली टेंशन होगी। हाँ टेंशन तो वायर की लेंथ के लॉन्ग होती है ना, तो जैसे फोर्स जो है वो वायर में से जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल में लगाते हैं तो वो उसकी लेंथ के लॉन्ग लग रहा यहाँ पे तो इससे लॉन्ग लगा दें, इस वायर के लिए इससे लॉन्ग, इसके लिए इससे लॉन्ग। और ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आपने जैसे लॉन्ग किया। डन, आगे 14th लेवल क्या होगा कि तीनों वायर्स के अंदर जो कंप्रेशन होगी वो सेम होगी, उससे आप तीनों वायर्स के ऊपर फोर्स निकाल लो, उस फोर्स का सम इक्वल टू एफजी हो जाएगा। ऐसी क्या समझ आंसर में आएगा आंसर। तीनों में कंप्रेशन सेम है, स्ट्रेन सेम नहीं है, ये गलती ना करिए। कंप्रेशन सेम करके तीनों वायर की फोर्स निकाल लो, वो फोर्स का सम इक्वल टू एफजी हो जाएगा। डेल्टा एफसी सब हो सकता है, उसके बिना भी अप्रोक्सीमेट जी मैं तो एक लिख सकते हैं जाता आता। आगे बच्चों, फिर जी का यूज करना है केजीएफ है हाँ तो केजीएफ ही है, तो जी तो आपका अलग ही रहेगा, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है। उसके बिना आगे बच्चों 25 23 में ये ऐसे एक डेस्क है और इसके ऊपर ये एक रिंच है, छोटी है रिंग तो छोटी है मतलब वैसे छोटी है बट चढ़ा के तो ऐसी बन गई है। सर फिटेड टू मतलब
स्टूडेंट डिस्क के अंदर नहीं उसके ऊपर फंसा दें, साइकिल का नहीं होता इनके ऊपर व्हील चढ़ाते हैं वो चीज। दिया हुआ कि रेडियस ऑफ इसका रेडियस हाँ ये तो दिया है, ब्रेक नॉर्मल तो नहीं चढ़ेगी, आपने फंसाया है उस कारण से रेट के अंदर स्ट्रेस आ गया जो हमने बताया। इन्होंने क्रॉस सेक्शन में कौन सा भी ये वाला रेडियस वो वाला आगे बच्चों। हाँ बच्चों 28 हुआ किसी को? कैसे किया? पीसेस में ब्रेक करोगे आप, जैसे ए बी पीस है उसका क्या करोगे आप? हाँ देखो आपको क्या है, एक तरह से सुपरपोजिशन करना पड़ेगा कि ये जो अरेंजमेंट है ये कैसे बनेगा। आप ऐसे सोचो, मतलब देखो जो कैसे सबसे इजी है, आप सबसे पहले ए बी सोचो, ए बी के तो लेफ्ट पे 5 है, यहाँ तो सोचने वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो एक ही है अकेला 5 है, तो लेफ्ट पे 5 है तो राइट पे भी 5 आना चाहिए। क्यों? नेट फोर्स तो 0 ही है, अगर आप देखो इन सबका नेट तो 0 ही है, तो ये बन गया ए बी। सिमिलरली आखिरी पार्ट सोचो सी डी, उसमें क्या होगा, इधर अगर टी है तो लेफ्ट साइड पे भी ऐसे टी होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं बीच वाले पार्ट पे, एक बार मैं लिख देता हूँ क्लियरली, ए बी बी सी सी डी, ठीक है। अब जो अपने आप बन जाएगा, बताओ बी के ऊपर ये नीचे वाले फिगर में मैं कितनी फोर्स दिखाऊं सच दैट बी के ऊपर नेट फोर्स 3D है, कि अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ूं तो बी के ऊपर नेट फोर्स तो 3D आनी चाहिए ना रिवर्स साइड में, तो क्या करना पड़ेगा, बी के ऊपर 2T बाहर को नहीं चाहिए, ठीक है। काम तो यहीं से बन गया, अगर इधर 2T लेफ्ट को है तो यहाँ पे 2T राइट को है, अब C को जोड़ दो इसके साथ तो T राइट को आ गया, तो बस ये 3 पार्ट्स बन गए, तीनों के ऊपर अब B और C पे जैसे 3D बनाती है वो PC वाले पार्ट में क्यों नहीं? ये तो जो इस पॉइंट पे नेट फोर्स, तो फिर आधा उधर दिखा दिया। हम तो कह रहे हैं कि फाइनली तो ये सारे पार्ट इकट्ठे जुड़ गए, जब इकट्ठे जुड़ गए तो पॉइंट बी पे 3T फोर्स आनी चाहिए, तो आई नहीं। जैसा हमने ब्रेक किया तो ऐसा होना चाहिए ना कि बी फोर्स जैसे ए बी है जो पार्ट, उसमें अगर हम देखें कि हमने इधर टेंशन अज्यूम कर ली ब्रेक करने के बाद, ये टेंशन नहीं है, मतलब जो ये वाली फोर्सेस है ये तो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना जो उसके ऊपर लग रही है। हमने ए बी को ब्रेक हाँ ये जो है, ये तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगी है ये तो वो है ना, हमने ए बी को ब्रेक किया सर, लेफ्ट साइड 5T राइट साइड 3T और जहाँ से हमने ब्रेक किया वहाँ पे हमने टेंशन अज्यूम कर ली। हमने ए बी को, हाँ ठीक है, हाँ तो वो टेंशन जो है वो 2T की इक्वल आती है।
हाँ बिल्कुल। तो नहीं, उधर कौन सी कह रहा हूँ? इस पॉइंट पे टूटी आ रही डी पे ये वाली। ये जो हमने सारी क्वेश्चन दिखाई है ये तो सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस है ओवर बॉडी के ऊपर लगी। उसके कारण से ऐसा होगा कि पॉइंट बी पे मतलब आप ये समझो कि इतने अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते थे कि जो रॉड की अलग अलग सेगमेंट्स है उन सारे सेगमेंट्स में अलग अलग टेंशन है ना। क्यों? क्योंकि आपने बीच में फोर्सेस लगा ऐसा नहीं है कि अगर जिस पॉइंट से हमने कट किया अगर एक तरफ हम जो दो पीसेस बने एक तरफ वो तब चलता काम जैसे ये वाला फिगर है जब इन बिटवीन कोई और फोर्स ना आती। यहाँ तो एक बीच में फोर्स एक्स्ट्रा आ गई ना फोर्स के कारण तो डेटा आएगी। सर ऐसा पूछना लगता है कि जैसे बी पे बी प्लस 1 प्लस 1 5 बी पे 5 ये और इस तरह सीधा नहीं कर सकते इस तरह सर नॉट के बीच कैसे टेक्सचर तो इनडायरेक्टली लगानी पड़ेगी किसी तरह कि भाई वहां पे मान लो आपने वहां कील लगा दी और कील को खींच रहे हो इस तरह से। और सर हमने जो बी और सी जो है मतलब जो बी और सेकंड और थर्ड की करते हैं उसको हमने कट करके टी कैसे लिख दिया क्योंकि वो तो पॉइंट्स पे लगा इस फिगर में क्या था जो सेकंड में राइट आपने टू भी दिखाया ये वाला यस और थर्ड में लेफ्ट वाला उनको हमने कट करके वन भी लिखा है लेकिन वो तो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रहे हैं नहीं बट वो पॉइंट तो सेम ही है ना। यही तो सुपरपोजिशन होती है कि आपने अगर इनको ऐसे जोड़ दिया तो नेट बिल्कुल ये बन जाना चाहिए तो बन ही जाए। कहाँ पे जैसे इधर ना ये 5t तो फिक्स था ना इसको तो आपने टच किया ही नहीं इसलिए इसीलिए तो मैंने यहाँ से शुरू किया क्योंकि 5t वैल्यू तो पता थी कि वो तो यही आएगी ऐसे ही यहाँ पे ये t पता था इनमें डिफरेंस वाली बात आपकी चल जाती है बट क्योंकि ये फिक्स हो गया तो इसलिए बात है अपने आप फिक्स हो गया। तो जैसे हमने कहा कि फर्स्ट ए बी में स्टार्ट करें कि ए बी 5 की फिक्स है तो बी और सी जो फिक्स भी है वो फोर्सेस की वजह से वही उतनी ही लग रही है फोर्सेस मतलब एक पॉइंट पे दो फोर्सेस कैसे लग सकती है उनका एक फोर्स ही लग रही है एक पॉइंट पे नहीं क्यों आपने यहाँ पे एडिशनल फोर्स तो लगा दी ना आप पॉइंट बी पे राइट की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो बी के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट पे तो अलग अलग रिएक्शन भी होंगे ना उस कारण से। ये क्यों अपने को अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि हम बॉडी के बीच में फोर्सेस लगा रहे हैं एक्स्ट्रा। अब अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा तो उससे ये तो होगा ना कि यहाँ पे अलग फोर्स आएगी यहाँ पे अलग आएगी। अगर मैं एक धागा ले लूं सोचो एक धागा लिया इधर से खींचा हुआ है यहाँ से मैंने इसको फिर पकड़ लिया वैसे नहीं लगा कि ये पार्ट तो टाइट हो गया ये पार्ट तो लूज ही रह गया। अगर हम बीच में फोर्सेस लगाएंगे तो अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग फोर्सेस तो हो ही सकते हैं। अब मुझे पता था कि पॉइंट बी पे जो नेट फोर्स है वो तो 3t लगनी चाहिए टुवर्ड्स राइट। तो अगर मुझे इस फिगर को इसके साथ जोड़ना है तो पॉइंट बी पे जो नेट फोर्सेस है वो 3t बननी चाहिए फोर्स। सर एक पॉइंट पे ए बी में 5 की लग रही है और सेम पॉइंट पे बी सी में 2 की लग रही है लेफ्ट को
जो ऊपर वाली 5 की वाली फोर्स है वो नीचे वाले बीच में तो लगनी चाहिए ना नहीं, ये वही तो डिफरेंस है जो 3t से क्रिएट हुआ। जो आप ये लाइन मान रहे हो, इस लाइन के जस्ट लेफ्ट पे तो एक 3t फोर्स नहीं है, जस्ट इस लाइन के बाद वो 3t फोर्स करनी शुरू हो। सर बट अगर हम उस रॉड में देखें तो जो बीडी सेक्शन है जो उस पे जो बीडी सेक्शन है जो बीडी पूरा ही देख लिया अगर हम हाँ तो उस पे जो बी पॉइंट से फोर्स लग रही है वो राइट पे लग रही है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हाँ। राइट की तरफ है बट आपने बीसी और सी ब्रेक किया तो बी पॉइंट बीसी पे लेफ्ट को लगा रहा है। यही तो बात समझने वाली है ना कि अगर आप अलग अलग पार्ट्स पे फोर्सेस बता देते हो तो कैसे हर सेगमेंट बिहेव कर रहा है, कि हम देख सकते हैं कि मतलब इस केस में तो बाई चांस ऐसा बना है कि चलो स्टिल ऐसा बन रहा है कि सारे elongate हो रहे हैं, कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था कि किसी केस में ऐसा ही हो जाता कि कोई एक पार्ट कंप्रेस ही हो जाता। इसीलिए उन्होंने ऑप्शंस भी ऐसी दी हुई हैं 29-30 में ना कि -1 कि बाई चांस अगर उल्टा ही आ जाता है एरोस कहीं पे। So लेकिन 29 का आंसर तो नेगेटिव है। यस तो फिर हमने कुछ गलत किया। अगर नेगेटिव में तो हमने कोई एरोस में कहीं भी गलती की है बच्चों। पर नहीं तो दोबारा एक बार ये चेक करो इसका आंसर आ रहा है इस तरह मान के सर फिर इसे 0.025 करते हैं लेकिन माइनस नहीं मतलब इससे बाकी पार्ट्स के आंसर आ रहे हैं। एक बार तो 28 का तो 29 30 दोनों के माइनस में इस केस में सेंटर ऑफ मास तो एक्सीलरेट है ही है ना क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स अलग अलग वेलोसिटी से elongate हो रहे हैं ना ये हम तो नेट फोर्स के लिए मुझे अगर मुझे बताना ए पार्ट का आंसर आ रहा है यस सर बी पार्ट का क्या कह रहे हैं न्यूमेरिकली आ रहा है पीछे क्या दिए -0.025 और सी पार्ट का मतलब 30th का 28 का क्या आंसर है बी। उन्होंने 30th का आंसर दिया उसके हिसाब से सीडी का आंसर क्या होता है प्लस का माइनस का
सीडी की लोकेशन क्या बनेगी? हाँ मैं दूसरा मतलब क्या बनता है उसका आंसर? 30th जो ये इलोंगेशन का क्या बनता है सीडी का? हाँ क्या बता रहे थे आप मुझे सीडी का क्या आंसर आता है? मतलब अगर ऐड करके दिस प्लस सीडी शुड बी इक्वल टू जो यहाँ का आंसर है उसके हिसाब से सीडी का क्या बन रहा है? सीडी का भी माइनस बन रहा है। नंबर लग गया मुझे। ठीक है तो ये समझ गए बच्चों ये वाला? सर इसमें जो टोटल लेंथ लॉन्ग होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर प्रीवियस सेंटर जो है प्लॉट का दोनों में फर्क अलग होगी। हाँ तो सर सेंटर ऑफ मास बनना तो रॉड के सेंटर में है। नहीं सेंटर ऑफ मास को करना क्यों जरूरी है? ये तो हो सकता है ना कि सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट पे अलग खींचे और राइट पे अलग खींचे। बट जो सेंटर ऑफ मास से जब नेट को 0 है तो फिर जो नई लाइन आती है हमारे पास सेंटर है वो पुराने सेंटर से कोइंसाइड नहीं कर रहा ना तो सेंटर ऑफ मास को मूव करके जो नई रॉड बनेगी तो उसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म।
जो elongation अलग अलग हो रही है अलग पार्ट्स की। एरिया चेंज होता है। हाँ बच्चों, क्लियर हुआ क्वेश्चन? बस यही था। सी पार्ट 20 फिर इसमें मास आई है मास वाली तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया जो क्लास में किया हमने। और से 22 का आंसर 22 का बच्चों आ ही रहा आंसर। आ गया। x by h में h होगा तो 0.005 मीटर होगा क्या? जो स्ट्रेन में x by h हाँ। में 1 रहेगा वो 1 होगा ना। हाइट तो वो थी ना जिनको प्लेसेस पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है उनके बीच में वाली एडजस्ट करने वाली मतलब ऐसे होता है तो सी है प्लेट नहीं वो ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे एडजस्ट करते हैं। तो हमने इस पे लगाया और इस पे लगाया लेकिन इन दोनों में जो सेपरेशन है वो बननी चाहिए। पतली वाली एच पे लगाया एक फोर्स इस पे लगी एक फोर्स इस पे लगी तो एक इस पे लगी फोर्स एक इस पे लगी इन दोनों में जो ये वाली चीज है इनको बननी चाहिए। हम ऐसे ही लगा रहे हैं आप शायद ऐसे सोच रहे हो ये कैसे और ये कैसे। नहीं मैंने डिस्प्लेसमेंट दूसरे हाँ ऐसे ऐसे मान लो। हाँ जी डन बढ़े आगे। तो आगे बढ़ते हैं। So next part of our chapter is ideal fluids in motion. तो इसमें बच्चों ऑब्वियसली मूविंग फ्लूइड्स की बात करेंगे। इसमें बच्चों हम सबसे पहली टर्म पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रीमलाइन मोशन। बच्चों आपने कभी कीड़ियों को चलते हुए देखा? यस सर। कैसे चलते हैं? लाइन में ये यहाँ चलती रहती है। अगर रास्ते में मतलब कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो या कुछ हो तो क्या होता है? साइड से चलती है लेकिन लाइन में चलती रहती है। ठीक है मतलब कुछ इस तरीके का फिगर मान सकते हैं। तो इस मोशन में बच्चों बेसिकली हो क्या रहा है अगर आप सोचें ध्यान से कि हर कीड़ी सिंपली अपने आगे वाली कीड़ी के पाथ को फॉलो कर रही है। हर कीड़ी ये तो नहीं कर रही ना कि पहले वो जाके एंड तक देखती है कि ऑब्स्ट्रक्शन है और फिर वो मुड़ती है और आगे जा रही है। वो क्या कर रही है? आगे वाली को देखते जा रही है। जो भी सबसे आगे वाले ने एक बार पाथ फिक्स कर दिया बाकी सारी कीड़ियां तो वही पाथ फॉलो करते जा रही है। तो ऐसे में हमारे लिए आसान क्या हो जाता है कि अगर मैं एक कीड़ी की मोशन पढ़ लूं तो पता ही है कि सबकी वही मोशन है। फर्क किस चीज का है? सिर्फ टाइमिंग का। एक कीड़ी पहले निकल गई कुछ कीड़ियां उसके बाद में निकली। क्या बात समझ आती है? यही पे बच्चों अगर कीड़ियां
यहाँ मूव करनी है, वहां पे आप कोई पंखे से ले लो, कुछ स्टिक से या कुछ भी, फिर क्या होता है, बिगड़ जाती है हाँ? उसको हम बिल्कुल फ्लूइड्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जो फ्लूइड्स में भी जो मोशन होती है, हम कहते हैं कि दो टाइप की मोशन होती है। एक होती है स्ट्रीमलाइन मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन में यही होता है कि हर फ्लूइड पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल के पाथ को कॉपी करता है लाइन, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रीमलाइन का ऑपोजिट होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट। टर्बुलेंट वर्ड आपने कहाँ कभी सुना है? एयरप्लेन में कई बार कहते हैं कि टर्बुलेंस हो गया, राइट। तो व्हाट इट मींस इज कि जब प्लेन पास कर रहा है, तो प्लेन के अक्रॉस जो हवा जा रही है उसको हम लोग टर्बुलेंट। हमारे लेवल पे वी कैन नॉट स्टडी टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, हम स्ट्रीमलाइन फ्लो स्टडी करें। और उसकी क्या प्रॉपर्टी है मेन, जो मैंने आपको आई बात समझ, ये नोट करो। तो स्ट्रीमलाइन वर्ड आपने कहाँ सुना होगा? बोट्स, शिप्स, कार्स, ठीक है, इन सब में हम कहते हैं कि these should be streamlined। इसका क्या मतलब हो कि जब इनके थ्रू, मतलब जब इनके थ्रू एयर पास करती है, तो हम चाहेंगे कि एयर का फ्लो स्ट्रीमलाइन हो, टर्बुलेंट ना हो। टर्न्स आउट कि टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि मतलब जो एयर रेजिस्टेंस वगैरह होती है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको अवॉइड। टर्बुलेंट होता है कि जहां पे सारे पार्टिकल्स रैंडमली फ्लो कर रहे हैं, कोई लिंक नहीं है उनकी मोशन। हाँ जी, आया समझ जाओ? यस सर। बच्चों, क्या दो स्ट्रीमलाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं? ऐसे क्यों? फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे जो पार्टिकल आएगा वो तो कंफ्यूज ही हो जाएगा, उसको दो रास्ते दिख रहे हैं कि इधर जाए या इधर जाए, ठीक है ना। तो दो स्ट्रीमलाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दूर पास हो सकती हैं, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। टर्बुलेंट में तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते ना, टर्बुलेंट में तो बिल्कुल रैंडम पास होता है। नहीं मतलब उनका रीजन क्या है, ये इसके कारण हो रहा है, वो किसी और वजह से। ये अभी हम आगे समझेंगे, वो भी बहुत ही ब्रॉडली, कि कब फ्लो स्ट्रीमलाइंड होता है और कब टर्बुलेंट होता है ना। वो कई सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि फ्लूइड की स्पीड क्या है, वो किस शेप से पास कर रहा है एंड सो ऑन।
रिटर्न बच्चों टर्बुलेंट फ्लो में क्या है बस पार्टिकल्स को तो हम बच्चों हर जगह पे हम स्ट्रीमलाइन मानने की करते हैं। रिटर्न अब जो आपको ख्याल होगा जैसे जब हम पहले पढ़ते थे मूविंग पार्टिकल मतलब मैकेनिक्स में तो हम दो मेन प्रॉपर्टीज पढ़ते थे मूविंग बॉडीज के लिए तो मोमेंटम होता था और एक एनर्जी यही दोनों फॉर्मूलाज है ना जिसमें बी आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच वी स्टडी इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो एक बार मुझे फिगर समझ लो पहले फिर इसको ड्रॉ करना। मुझे ये फिगर शो कर रहा है पाइप का एक पार्ट, ठीक है। हमने मान लो कोई पाइप थी जिसमें पानी जा रहा है उसका एक पार्ट कट करके बना दिया। तो हम मान रहे हैं कि इस पाइप के अंदर t इक्वल टू 0 इसको ब्लू से दिखाया गया t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर एक फ्लूइड पार्टिकल एंटर कर रहा है। इधर सिमिलरली t इक्वल टू 0 पे कोई ना कोई फ्लूइड पार्टिकल एग्जिट भी कर रहा होगा, ठीक है। अब मान लो हमने थोड़ी देर के लिए पाइप को ऑब्जर्व किया तो जो फ्लूइड पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे एंटर किया था अब वो किसी टाइम डेल्टा t में कितना मूव कर गया होगा v1 डेल्टा ऐसे। तो जितना पोर्शन बच्चों मैंने यहाँ रेड दिखाया है इस रेड पोर्शन में पानी भर गया। सिमिलरली जो फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे जस्ट बॉर्डर पे था वो v2 डेल्टा t बाहर निकल गया और इसका मतलब v2 डेल्टा t पोर्शन का पानी बाहर निकल गया। आगे समझ आता है सबको। एरिया मान लेते हैं यहाँ पे A1 था पाइप का, यहाँ पे एरिया था A। ये तो लेंथ है, स्पीड इनटू टाइम। ये बताओ बच्चों डेल्टा टी टाइम में इस पाइप के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर किया। वॉल्यूम V1 डेल्टा टी कितना वॉल्यूम एग्जिट किया। अब ये जो क्वेश्चन है पाइप का क्या उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम एग्जिट भी करना चाहिए।
क्यों? फिक्स वॉल्यूम है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर डेल्टा की होंगे छोटी सी डेल्टा टी बच्चों हमने बहुत छोटा सा इंटरवल माना है जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो dt भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो कट ही जाना है। मतलब अगर हमें कुछ निकालना हो ऐसे बड़े हाँ। डेल्टा टी से जो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जहाँ फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको कट ही जाना है। बट बड़ा ले नहीं सकते हम, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज कर रही है ना, तो अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो वी कुड, और एरिया भी चेंज कर रहा है, तो फिर हम सीधा यहाँ लिख पाते हैं। तो उसका फिर वो एरिया भी वो ही रहता है। हाँ, एरिया भी डिफरेंट हो जाता है। मतलब एरिया डिफरेंट होता है, उस कारण से वॉल्यूम निकालने में डिफिकल्टी आती है। अभी तो हमने सीधा लिख दिया ना, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ को वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया। तो dt अब इसीलिए हमने टाइम इतना छोटा माना है कि हम मान रहे हैं कि उतने टाइम में ना तो एरिया चेंज हो पाया ना वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो क्या रिजल्ट बन गया? a1 v1 is equal to 8। दिस इज समवॉट लाइक जैसे वहां होता है m1 v1 equal to m2 v2, यहाँ बन गया a1 v1 equal to 8। तो इसको बच्चों हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट एरिया इनटू वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट, और ये एरिया इनटू वेलोसिटी के बच्चों यूनिट्स क्या बने? मीटर क्यूब पर टाइम बन जाएगा, तो हेंस इट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, कि पर सेकंड कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। बच्चों प्रैक्टिकली सोचो, ये कांसेप्ट एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट पाइप से पानी, जैसे गार्डन पाइप है, उसको अगर आप दबाते हो तो पानी तेज हो जाता है। एक कम कर दिया, अभी दबाओ, और पिचकारी उसमें आप पीछे से धक्का मार रहे हो तो वहां एरिया बड़ा होता है, वहां वेलोसिटी कम होती है। जहां से पानी बाहर निकलना है वहां एरिया बहुत छोटा होता है, तो इसलिए आप अगर आप बहुत धीरे धीरे भी धक्का मार रहे हो लेकिन पानी वहां से बहुत फास्ट होगा। As much so मीटर क्यूब पर सेकंड। एग्जांपल ट्राई करो बच्चों, मान लो ऐसे है सिचुएशन, यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा?
अब बच्चों ट्रांसलेशन A1 equal to A2 B2 plus A3। तो हम बच्चों इसको तो समझ गए ना, इसके लिए क्या बता रहे हैं, जितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकलेगा। तो आप बेसिकली इसको ऐसे याद रखने की जगह A1 B1 equal to A2 B2, a better form could be कि अगर हम ऐसे याद रखें कि summation of AI BI है ना is equal to summation of AO VO, मतलब इनपुट वाले जितने भी एरियाज और वेलोसिटीज का सम शुड बी आउटपुट वाले जितने भी एरियाज और वेलोसिटीज। तो पहली इक्वेशन तो ये है जो मूविंग फ्लूइड्स की होती है, वेरी सिंपल इक्वेशन, सीधा हर जगह पे एप्लीकेबल है, एरिया इनटू वेलोसिटी। एक और जगह भी बच्चों जहाँ पे आप इसका एग्जांपल अब ले सकते थे, जैसे अगर हम टैप से पानी बच्चों थोड़ा धीरे से खोलो तो वो पानी का मतलब शेप कैसी बनती है, ज़्यादा फास्ट नहीं खोलना, ज़्यादा फास्ट खोल दो तो फिर तो आपने देखा होगा बहुत सारी पतली पतली सी लाइंस बन जाती हैं उसके। एक्चुअली ये एग्जांपल थोड़ा इसलिए गड़बड़ है क्योंकि आजकल वो फिल्टर्स लगाने लग गए हैं टैप्स के बीच में, उससे फर्क पड़ जाता है। अगर देसी टैप पुराने वाली जिसमें कोई फिल्टर वगैरह ना लगा हो, जनरली अपने घरों के बाहर वो लगी होती है, तो उसमें अगर आपने मतलब ज़्यादा फास्ट ना खोला हो तो मतलब ये मान लो टैप का माउथ है तो कुछ इस तरह से पानी निकलता है, तो जितना नीचे जाएगा वो पतला होता है। कभी ऑब्जर्व किया? अगर तो फास्ट हो जाता है फिर तो वो ऐसे बिखर ही जाता है। एक्चुअली ये तो जाता है टर्बुलेंट, हमें पढ़ना है स्ट्रीमलाइन करनी, ठीक है? तो ये स्ट्रीमलाइन है, तो दिक्कत क्या है? यहाँ पे ये समझ आता है कि ऐसे पतला क्यों होता है? ग्रेविटी और वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एरिया ठीक है। अगला आता है बच्चों बर्नौलीज थ्योरम। मूविंग लिक्विड जो होता है उसमें प्रेशर होता है, मतलब प्रेशर वेरिएशन के वो रिजल्ट्स नहीं है जो हमने पहले किए थे, तो प्रेशर तो यहाँ भी होता है जो हमने पहले वो लिखा था ना, रोजी एच और वाटर लेवल के प्रेशर से, वो रिजल्ट सिर्फ स्टेशनरी लिक्विड्स के लिए थे। मैंने फाइल में देखा, हाँ, उसमें तो वैलिड है सारे रिजल्ट्स। हाँ। अगर मूविंग लिक्विड है तो वो कोई रिजल्ट वैलिड नहीं, कुछ स्पेशल केसेस में वैलिड होता है जो रिजल्ट्स हमने पहले निकाले थे तो बच्चे सारे स्टेशनरी लिक्विड्स के लिए था। ओके, तो अब बच्चों ये हम देखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम जो है, दिस इज लाइक अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन टू अ लिक्विड। तो बच्चों ये जो फिगर है ऑलमोस्ट फिगर बच्चों पहले वाला ही है, सिर्फ ये फर्क है कि अब मैंने लेफ्ट और राइट साइड पे हाइट से एक रेफरेंस, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला एनर्जी कंजर्वेशन है तो हाइट की जरूरत पड़ेगी। इस फिगर में आप
कौन बचो? ओके, तो जो हमें डेरिवेशन करनी है उसके लिए बच्चों हम दो फिगर और बनाते हैं। मतलब ये एक फिगर, इसमें समझो आप बच्चों, मान लो ये जैसे लिक्विड का पैकेट है जो एंटर किया था और ऐसे करते करते कुछ देर बाद एग्जिट कर जाए। तो ये जब पैकेट का सबसे जो फर्स्ट वाला केस है, एंटरिंग जब कर रहा है, उस इंस्टेंट पे बच्चों इस पैकेट के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी बाहर से वो क्या होगी? इसके अगर यहाँ पे मैं इस इंस्टेंट पे इस पॉइंट पे प्रेशर P1 मान लूं, तो इसके जो जस्ट बाहर वाला लिक्विड है वो इस पे धक्का मार रहा होगा, तो वो फोर्स क्या हो जाएगी? प्रेशर इनटू एरिया। मान तो सिमिलरली जो ये बिल्कुल आखिर वाला पैकेट है, इसके ऊपर भी जो जस्ट इसके बाहर वाला लिक्विड है वो प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा, प्रेशर इनटू एरिया। क्या ये बात मानते हो? मैंने जानबूझकर सिर्फ एक्सटर्नल वाले शो किए, ठीक है? वो इसलिए बच्चों कि क्या होगा, जैसे फर्स्ट वाला फिगर देखो, मान लो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्रेशर P' है, इसको मैंने ब्लू से शो किया, ठीक है? बल्कि ये जो पैकेट है इसके जस्ट राइट साइड पे जो भी पॉइंट होगा वो इस पे P' फोर्स लगा रहा है, ठीक है? ये P' का मतलब जब लिक्विड पैकेट राइट को मूव कर रहा होगा तो P1 A1 का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। जिसको हमने P' बोला बच्चों, उसका वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। अब सोचो आप कि जब यही फ्लूइड पार्टिकल थोड़ा सा आगे मूव कर गया, ठीक है, तो अब फ्लूइड पार्टिकल के लेफ्ट साइड पे क्या प्रेशर होगा? वही P' होगा। मतलब मान लो एग्जैक्टली उस लाइन मूव किया अभी, तो उसके लेफ्ट साइड पे क्या प्रेशर होगा? P'। तब उसका वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मतलब जैसे जैसे ये फ्लूइड पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा होगा, तो जो ये वाला वर्क डन है, जो दूसरी साइड वाला वर्क डन है, वो क्या होता जाएगा? कैंसिल होता जाए। तो बचेंगे कौन से वर्क डन? सबसे लेफ्ट साइड वाला बचेगा और सबसे राइट वाला बचेगा, ठीक है? इसको जनरली बच्चों बुक्स में ना ऐसे लिख दिया जाता है, ऐसे नहीं एक्सप्लेन किया होता बुक्स में। बुक्स में ऐसे एक्सप्लेन किया होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। बट क्या वर्क एनर्जी में सिर्फ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस होता है? वहां तो इंटरनल भी हो सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरनल यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है कि उनका वर्क डन 0 है। बात समझ आ रही है? सबको समझ आ गया बच्चों 0 कैसे बना? तो अब ये excuse me sir तो P डैश पर दोबारा एक बार ड्रॉ करो।
तो मैं बच्चा ये समझा रहा था आपको कि जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो प्रेशर P डैश, जैसे जैसे ये फ्लूइड पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा तो P डैश का वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मान लो ये फ्लूइड पार्टिकल इसका राइट पे आ गया, अब जब ये ऐसे जा रहा होगा तो उसका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव कट जाता है। ये assume कि यहाँ पे फ्रिक्शन जैसा है मेरे वाले हाँ, नो आइडियल फ्लूइड्स, उसकी कंडीशन नहीं आता है। हाँ क्या सेकंड केस में, हाँ हाँ समझ आ रहा बच्चों। तो ये जो वर्क डन हुआ बच्चों व्हाइल एंटरिंग, अच्छा बच्चों ये जो वॉल्यूम है जो हमें पता है कि A1 V1 डेल्टा T या V2 V2 डेल्टा T, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। इसको ध्यान से थोड़ा सा अजीब सा V बना के लिखना, सो दैट यहाँ पे दो V हैं, एक वेलोसिटी वाला V है, एक वॉल्यूम वाला V है, वो मिक्स ना हो। हाँ बच्चों फिर समझ आया वर्क डन व्हाइल एंटरिंग क्या लिखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या थी P1 A1, डिस्प्लेसमेंट क्या है V1 डेल्टा T। सिमिलरली व्हाट इज द वर्क डन व्हाइल एग्जिटिंग, इसमें माइनस आ जाएगा। Excuse me, sir. Excuse me, sir. यस सर फिर से बता दो सर, सर फिर से बता दो सर, स्क्रीन स्क्रीन पे नहीं लिखा आपने, समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया सर। रोज कुछ ना कुछ नया देखने को सीखने को मिलता है। एक दिन मैं ट्राई कर रहा था कि प्रोजेक्टर में साउंड आ जाए, तब आ नहीं रही थी। हाँ जी आप शायद आपको कैसे वही से इतना तो यहाँ से ज्यादा अच्छी होती है डायरेक्टली नहीं, वो तो हो सकता है मैंने वॉल्यूम कम रखी हो। मेरे के पर पेंडिंग मेरे ज्यादा अभी क्या कह रहे थे, क्या दोबारा समझा दूं? सर टाइप कर रहा हूँ, सर टाइप कर रहा हूँ। क्या मंजो, क्या चीज? दोबारा पूछो भाई, जो भी कोई कुछ पूछ रहा था। सर टाइप किया है, सर टाइप किया है। टाइप देखो तो बने। अच्छा कि वर्क कौन सा कैंसिल हो रहा है? ये जो दो पैकेट्स जहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, तो उसमें जब पैकेट 1 पे जो प्रेशर नीचे को लगेगा, अज्यूम करो पैकेट मतलब जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वो उसके बिल्कुल साथ चिपकी हुई पोजीशन है,
ठीक है, मैंने तो दूर दिखाया है, अज्यूम करो उसके बिल्कुल साथ चिपका हुआ है, अब उसकी नई पोजीशन है, तो जो 1 पे प्रेशर नीचे को लग रहा होगा वो 2 पोजीशन पे वही प्रेशर ऊपर को लग रहा होगा, तो 1 पे उसका वर्क डन नेगेटिव होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, 2 पे वही वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। सर जो एक्सपेरिमेंट वाला प्रेशर आपने फोर्स दिखाई दिया वो कैपिटल को तो लगाना के बाहर से सर, वो तो उस पे वन बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं। ये तो हम लिख रहे हैं कि पैकेट के ऊपर क्या वर्क हो रहा है, हम तो पैकेट के ऊपर वर्क एनर्जी तुरंत बता रहे हैं ना, तो हमने ये कहा कि पैकेट जब एंटर कर रहा था तो ये वर्क हुआ, एग्जिट हुआ तो ये वर्क हुआ, बीच वाले जितने वर्क डन है वो सारे कैंसिल हो गए, समझ आया? तो अब वर्क डन इज डेल्टा के प्लस डेल्टा टी, इस मोमेंट के बाद जो आपने सेकंड वाली लगाई है उसके बाद वो पैकेट वाला इक्वल टू क्या वर्क करेगा, उसके बाद क्या वर्क करेगा पैकेट वाला इक्वल, पैकेट क्या वर्क कर रहा है उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, अब तो ये बात करेंगे कि पैकेट के ऊपर कौन सा वर्क हो रहा है, सर जो जैसे वो वाला केस कैंसिल हो रही है ये भी तो सकते हैं कि ये वाला भी कैंसिल हो जाती है। तो वो तो सारी होंगे 2 से 3 3 से 4, तभी तो सारे इंटरनल वर्जन कैंसिल हो रहे हैं, सर एक्सटर्नल वाला क्या है वो जो आपने एक्सटर्नल तो लगी सिर्फ यहाँ और यहाँ है, और कहीं तो लगेगा इससे वो पैकेट तो उसके आगे भी जाएगा ना फिर, उस मूवमेंट के आगे भी तो जाएगा पैकेट। हाँ, तो वो वाले वर्क डन तो कैंसिल हो रहे हैं ना, नहीं सर मैं वहाँ बात कर रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड वाले पे जो आपने एक्सट्रीम मूवमेंट बना दी ये वाली, यस सर, हाँ इसके आगे भी तो जाएगा ये वाला पैकेट। हाँ नहीं, हम तो इस इन दो पोजीशंस के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं ना, हम तो 1 और 2 के बीच में बात कर रहे हैं, आप विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन बात कर रहे हाँ, this is not general energy conservation, this is energy conservation between 1 and 2, right? तो अब बच्चों वर्क डन तो आ गया हमारे पास, डेल्टा के ही क्या होगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, मास को हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख देते हैं, और डेल्टा p में क्या आएगा, mgh2 minus h1, अगेन मास को एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख देते हैं, तो आप देखो ये टर्म्स करते हैं, सर जो आपने ये फिगर बनाया है इसमें हम एक ही पार्टिकल का पाथ फॉलो कर रहे हैं या सारे डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स हैं ये? नहीं ये एक ही पैकेट है, उसकी अलग अलग पोजीशन है, हमने दिखाया कि पैकेट जैसे जैसे 1 से 2 जा रहे हैं तो हम उसके ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, और वही स्ट्रीमलाइन फ्लो कि हमें तो एक का पढ़ना है, बाकी सबका सेम ही होने वाला है। क्लियर? तो इसमें बच्चों अगर हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो कैसे बन जाएगा,
ठीक है बच्चों, तो ये आगे बर्नौलीज थ्योरम। लेफ्ट साइड पे थर्ड टर्म या फिर रो का भी वन टू राइट फुल वाला ही रो है। हाँ वो होगा, रो सही है। रो तो सेम है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी मूविंग फ्लूइड के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज रखते हैं बच्चों, तो A1 V1 = A2 V2, दूसरी A1 V1 + A3 उसका प्लस R। तो आप इसको चाहे ऐसे कह लो कि ये वेलोसिटीज का रिलेशन है, आप चाहे इसको कह लो ऐसे कह लो कि ये प्रेशर्स का रिलेशन है। जिसमें आपको अभी कह ही रहा था ना कि प्रेशर वेरिएशन मूविंग फ्लूइड में अलग है, वही फॉर्मूला से आप इसमें ही हाइट का रोल भी आ गया, ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी का रोल भी आ गया। तो मूविंग फ्लूइड में तो प्रेशर वेरिएशन की बात हम सिर्फ बर्नौली की हेल्प से कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। Understood everyone? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। इसकी एप्लीकेशंस अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप ना चलो अभी हाँ इसके क्वेश्चंस नहीं करने, अब वही 3A में आगे करते हैं। 3A सी तो मुझे याद है एक ही क्वेश्चन है, तो दो हैं और डबल हो गया ना, तो ये करना है आपको। कल है क्लास? अच्छा लगातार। डी में कितने क्वेश्चन है? फिर तो ठीक है, कर लेंगे, तीनों कर लेंगे, ठीक है। फिर ई में 19 हाँ तो कितने टोटल 30 हुए? बी तो पहले सारी ई के आधे कर लेना, यस ठीक है। फर्स्ट हाफ ओके।